जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 26वां वीडियो है और आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में अध्ययन किया था और देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, इस द्वितीय विश्व युद्ध का विकास कैसे होता है तथा इसका समापन कैसे होता है। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध से तुलना करें तो द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा विभत्स रूप लिए हुए था, जहाँ पर जान माल की 6 गुना प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में हानि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जहां बात करें तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध में 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जहां पर नागरिक तथा सैनिक दोनों शामिल थे। आइए थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कैसे 4 तत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को प्रभावित करते हैं, तथा हम लोग देखेंगे मार्शल प्लान क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशीकरण की शुरुआत कैसे होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को। द्वितीय विश्व युद्ध जिसका समय काल 1939 से लेकर 1945 के बीच में रहा है, जहां पर हम अगर प्रथम विश्व युद्ध से तुलना करें तो 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ लोगों की यहां पर नरसंहार हुआ था। हम लोग नरसंहार की संज्ञा इसे देंगे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में 6 गुना लोग ज़्यादा मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जहाँ पर ज़्यादातर सैनिक मारे गए थे, वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक और नागरिक दोनों मारे गए थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर वो सिविलियन एरिया था और बहुत ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक और विमान का के साथ साथ परमाणु बम का भी उपयोग किया गया था। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध में टैंक और विमान का ही उपयोग किया गया था, परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया था। परमाणु बम का पहला उपयोग पूरी दुनिया ने देख चुका था और इसके विभत्स रूप को भी देखा था कि इसने कैसे जापान को तहस नहस कर दिया था। इस वजह से पूरी दुनिया में इसके द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत निरस्त्रीकरण की बात होने लगी थी और कहा जाने लगा कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तथा रासायनिक हथियार नहीं रखेगा। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखें कि किन किन देशों में, किन किन महादेशों में ये फैल हुआ था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका महादेश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अछूता रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में क्षेत्रफल भी द्वितीय विश्व युद्ध का ज़्यादा था। उसके बाद हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सभी देश एक दूसरे से बातचीत करने लगे और ये जो बातचीत था प्रतिशोध की भावना से नहीं होती थी। यहाँ पर प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखा था कि जर्मनी पर वर्साई के संधि के माध्यम से बहुत ज़्यादा अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज थे प्रथम विश्व युद्ध में छिपे हुए थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास से शिक्षा लेते हुए जो दुनिया के जो विजेता राष्ट्र थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने पराजित पक्ष जापान, इटली और जर्मनी से कोई भी प्रतिशोध की भावना से बातचीत नहीं किया है। अब यही हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में विजेता लोग वर्साई की संधि के माध्यम से पराजित पक्ष का जबरदस्त तरीके से अपमान किया, जिसके परिणाम से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रतिशोध की भावना से बात नहीं किया गया, सहयोग की भावना से बात किया गया, एक मंच पर बैठकर बात किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही लिबरल नज़रिया अपनाया गया। जर्मनी के एक शहर है नरेमबर्ग, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ एक अदालत बनाई गई ताकि युद्ध के जो भी अपराधी है उनको सज़ा दी जा सके, और न्यायालय युद्ध के लिए केवल 12 लोगों को ही अपराधी ठहराया और इनको मृत्यु दंड दिया। तो देखिए कितना लिबरल नज़रिया अपनाया जा रहा है। आगे देखते हैं मार्शल प्लान है क्या। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण पूरा का पूरा यूरोप तहस नहस हो गया था। इसलिए पुनर्निर्माण की नीति के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा एक मार्शल प्लान लाया गया, जिससे यूरोप का पुनर्निर्माण हो सका। आइए हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जो मार्शल प्लान लागू किया गया था वो क्या था। मार्शल प्लान, जिसे पुनर्निर्माण की नीति भी कहते हैं, फॉर यूरोपियन रिकवरी सप्लाइड बाय द यूएसए। हैरी एस ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1948 में इस मार्शल योजना को इंट्रोड्यूस किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूरोप का विध्वंस हुआ, उस विध्वंस का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, इस योजना में निहित था। इसके बाद देखेंगे कि इतना लिबरल नज़रिया अपनाया गया था कि जो ध्रुवीय राष्ट्र थे जर्मनी और इटली, इस मार्शल प्लान के अंतर्गत इन्हें भी शामिल किया गया। इस वजह से जर्मनी
इस योजना के तहत आने से जल्द ही खड़ा हो गया और आज जर्मनी देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत शहर के रूप में हमें दिखाई देता है, खूबसूरत देश के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा यूएसए जापान तक के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया, जापान भी उठ खड़ा हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने देखा था कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई करके अपने जीडीपी में 10% की योगदान के मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया था और विश्व में अपना परचम लहराया था। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यूएसए विश्व नेता बना। दूसरे देशों में यूएसए की पूंजी लगी, इस पूंजी निवेश से यूएसए की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता मिली, मजबूती मिली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया, पूरी दुनिया पर 4 तत्वों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये 4 तत्वों का प्रभाव आज भी हमें दिखाई देता है। इन 4 तत्वों की बात करें, इन 4 व्यवस्थाओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। उसके बाद उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन होने लगा, इससे बहुत सारे देश आज़ाद होने लगे। दुनिया 2 गुटों में बट गई, पूंजीवाद और साम्यवाद में, और आर्थिक नीतियों पर वैश्विक दृष्टि में बदलाव लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 तत्वों का प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। इन 4 तत्वों में पहला तत्व होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन 1945 में होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखा था कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्र संघ के बीच छुपे हुए थे। ये वो राष्ट्र संघ था, लेकिन ये है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस सम्मेलन के थ्रू हुआ था। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है मैनहट्टन में है, जो कि न्यूयॉर्क के पास है। यह अब अगर देखेंगे कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान ही इसकी बैठक शुरू हो गई थी और लगभग 25 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 के बीच में लगभग 2 महीने के समय काल में इसका गठन किया गया था। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम लोग देखेंगे 9 अगस्त को जब 9 अगस्त को जापान पर जब परमाणु बम गिराया जाता है, उसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की समापन होता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि उसके पहले ये जो बैठक थी ये वहाँ पर अमेरिका में हो रही थी और 26 जून 1945 को कुछ राष्ट्रों का इसके जो सम्मेलन होता है इस पर हस्ताक्षर किया गया। लगभग 50 राष्ट्र थे। इसके हस्ताक्षर के फलस्वरूप ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन से यह प्रभावी भी हुआ, क्योंकि इसी दिन से ही इसका चार्टर तैयार हुआ था। यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना तथा तृतीय विश्व युद्ध, जो 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, जो तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही थी उसको रोकने का काम कर रहा था और इस काम में यह सफल हुआ। किंतु इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, तनाव और आपसी युद्ध तो जरूर हुए, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध जो संभावनाएं बन रही थी, विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही थी उसको पूरी तरह से इसने समापन कर दिया, इसको पूरी तरह की संभावनाओं को खत्म कर दिया। तो ये जो अपना इसका मूल उद्देश्य था विश्व शांति तथा तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, ये अपने मूल उद्देश्य में सफल रहा है। उसके बाद दूसरे तत्वों के रूप में हम लोग देखें तो उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन होता है। उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, गुलाम राष्ट्र जो भी थे वो उनको आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी। यह आज़ादी 1945 के बाद से और तीव्र हो गई थी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल्टिक देश और बाल्कन देश स्वतंत्र हुए थे, वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण ये स्वतंत्र हुए थे। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अटलांटिक चार्टर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आपको आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। इस वजह से क्या हुआ कि 1945 से 50 के बीच में बहुत सारे जो देश थे वो आज़ाद होने लगे थे, क्योंकि देशों को गुलाम नहीं रखा जा सकता था। अटलांटिक चार्टर में जो बातें निहित थी, हम लोगों ने अटलांटिक चार्टर पर सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, उस पर आप पीछे जाकर देख लीजिए। अभी फिर दोबारा रिवीजन करेंगे तो समझ आया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि दुनिया जो थी 2 गुटों में बट गई थी। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स। इसमें सबसे पहला था पूंजीवादी राष्ट्र, जिसका नेता यूएसए था, तथा इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देश, जो यूरोप था उसके पश्चिमी जो यूरोप के देश थे शामिल था, जहाँ पर निजी संपत्ति, उद्योगों को छूट तथा जो भी अर्थव्यवस्था थी मार्केट ओरिएंटेड थी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद इसके समानांतर एक दूसरा ग्रुप था साम्यवादी राष्ट्र, जिसका नेता यूएसएसआर सोवियत रूस हुआ करता था, तथा इसके अंतर्गत पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे जो कि यूएसएसआर से सटा हुआ था।
इसके अलावा 1949 में चीन भी शामिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी चीन में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। तथा क्यूबा, जो अमेरिका के नाक के नीचे जो क्यूबा है, वहाँ भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। तो ये साम्यवादी राष्ट्र और पूंजीवादी राष्ट्र पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, और इन दोनों ग्रुपों के बीच में एक वैचारिक युद्ध हुआ करता था, जिसे हम लोग कोल्ड वार, शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद के 2 ग्रुपों में बट चुका था, 2 संगठन के रूप में बट चुका था। ये दोनों संगठन अपने अपने एक रक्षा अलायंस, डिफेंस अलायंस बनाना की शुरुआत की। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूंजीवादी राष्ट्रों ने कौन सा अलायंस बनाया था। पूंजीवादी राष्ट्रों ने डिफेंस अलायंस के अंतर्गत नाटो का निर्माण किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रक्षा संगठन था जो कि 1949 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद साम्यवादी देशों ने वार्सा पैक्ट पर समझौता किया, जो कि पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। ये एक रक्षा के क्षेत्र में किया गया समझौता था, जो कि 1955 में हुआ था। उसके बाद देखिए कि अब पूरा का पूरा जो भी ये विश्व में जो सिनारियो बन रहा था, परिदृश्य बन रहा था, 2 देशों के बीच में ना होकर 2 संगठनों के बीच में होने लगा। नाटो और वार्सा के रूप में हम लोग देखेंगे कि दोनों संगठन आमने सामने आते हैं और अपने अपने चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं तथा अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी सैन्य शक्ति के बढ़ाने के प्रयास में यूएसएसआर, जो सोवियत रहता है, उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाती है। इसके कारण 1991 में हम लोग देखेंगे कि जो यूएसएसआर है 14 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। इसे जो क्योंकि यूएसएसआर तो जो था अर्थव्यवस्था के कीमत पर अपने डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, रक्षा की जो शक्ति थी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए उसने आयरन कर्टन की नीति अपनाया था। आयरन मतलब लोहा, कर्टन मतलब पर्दा। लोहे के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं समझ में आएगा। उसी तरह रसिया में जो भी खबर थी वो बाहर नहीं जाएगी। इससे क्या हो गया कि रसिया में जो भी घटनाएं घट रही थी उसको बाहर न जाने से रसिया की वास्तविक स्थिति का हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा था। लेकिन रसिया अपने डिफेंस क्षेत्र में बड़ी वृद्धि किए जा रहा था और आर्थिक रूप से खोखला हुए चला जा रहा था और साम्यवादी व्यवस्था 1991 में भरभरा कर टूट गई। तो आयरन कर्टन की नीति के माध्यम से 1991 तक यूएसएसआर अपने साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वीप उपनिवेशीकरण के तहत बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये जो भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, दोनों गुट में शामिल ना होकर एक अलग गुट नैम का निर्माण किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये जो देश थे विकसित थे, ये जो नैम में शामिल होने वाले देश थे अविकसित और विकासशील देश थे। और ये दोनों प्रकार के देश, दोनों समूहों पूंजीवादी और साम्यवादी समूह से मदद पाना चाहते थे, इसलिए दोनों गुट में शामिल नहीं हुए और अपनी आर्थिक व्यवस्था तथा तकनीकी व्यवस्था तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने नैम का निर्माण किया, जिसे कि हम लोग 1961 का बेलग्रेड के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखते हैं, जिसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है तथा भारत नैम का एक बड़ा नेता उभर कर सामने हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखेंगे G77 1964 में विकासशील देशों के समूह के रूप में हमें दिखाई देता है। अब तक हम देखेंगे कि जो विश्व था पूंजीवादी, साम्यवादी तथा गुट निरपेक्ष 3 समूहों में बढ़ चुका था और ये जो व्यवस्था थी 1990 से 92 तक ये व्यवस्था कायम रही, जब तक कि 1991 में यूएसएसआर सोवियत रूस का विघटन ना हो गया। उसके बाद देखें कि नैम आज अस्तित्व में तो है किंतु प्रासंगिक नहीं है, यह अपनी दूसरी भूमिका लिए हुए है। अपना अगला है आर्थिक नीतियों पर वैश्विक दृष्टिकोण, चेंजेस इन ग्लोबल विजन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि जो आर्थिक नीतियाँ थी उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिकीकृत राष्ट्र जिन नीतियों को लेकर चल रहे थे उसके प्रति आशंका आने लगी थी। हम लोगों ने देखा था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। इस वजह से बड़े बड़े जो भी अर्थशास्त्री थे उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था उतनी कारगर साबित नहीं हुई थी।
इस वजह से क्या हुआ कि आर्थिक नीतियों पर जो वैश्विक दृष्टिकोण था उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया तथा 2 सिद्धांत दिए गए। पहले सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि औद्योगिकरण के कारण उत्पादन बृहद स्तर पर होने लगा था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप मशीनों से उत्पादन होने लगा, जिससे जो उत्पादन था वो सरप्लस होने लगा था। इस वजह से क्या हुआ कि जो उत्पादन जो सरप्लस होने लगा था उसकी खपत करने के लिए एक कंज्यूमर क्लास उपभोक्ता वर्ग की जरूरत थी, जिसके अंतर्गत मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग आते थे। इससे पहले जो उपभोक्ता वर्ग था उसकी क्रय शक्ति बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जो व्यवस्था थी शोषण पर आधारित व्यवस्था होने के कारण इन उपभोक्ता वर्ग की क्रय शक्ति कम हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि नई जो वैश्विक दृष्टिकोण लाया गया कि जो उपभोक्ता वर्ग थी उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाई जाए। उसके बाद दूसरी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे अर्थव्यवस्था पर जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ कि पूंजीपतियों ने शोषण करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगी। उसके बाद देखेंगे कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो ख़त्म होने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली स्थापित होने लगी। इसके बाद देखेंगे कि बड़ी कंपनियां जो भी थे मार्केट में जो प्राइस थे उसको मनमाने ढंग से अपने मार्केट में पेश कर देते थे, वस्तुओं का मूल्य मनमाने ढंग से निर्धारित करते थे। इस कारण से क्या हुआ कि यूएसए में एक नियामक प्राधिकरण बनाया गया ताकि मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके। ये हस्तक्षेप के नीति के कारण ये सारे होने लगी। इसलिए कहा गया कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जाए। इसके लिए क्या किया है कि यूएसए के ब्रेटन वुड्स में मीटिंग बुलाई गई और दो संस्थाओं का निर्माण किया गया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इसे ही ब्रेटन वुड्स की 2 जुड़वा संतानें ही कहते हैं। वर्ल्ड बैंक को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1947 AD से कार्यरत है तथा ये विभिन्न देशों को कर्ज उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, कर्ज उपलब्ध कराता है। तो ठीक है, ये रही अपनी द्वितीय विश्व युद्ध की बात की दुनिया। अगले चैप्टर में हम लोग उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।